हाँ जी, नमस्कार। हम पढ़ रहे थे गोहिल वंश या सिसोदिया वंश। पिछले क्लास में हमने पढ़ा था राणा लाखा के बारे में, उनके बेटे मोकल के बारे में, मोकल के बेटे राणा कुंभा के बारे में, कुंभा के बेटे रायमल के बारे में। अब रायमल के बाद में रायमल के एक बेटा होता है पृथ्वीराज, उसको उड़ना राजकुमार के नाम से भी जाना जाता है। उनकी जहर दे के उनकी मृत्यु, जहर खाने से उनकी मृत्यु हो गई थी। और रायमल के एक बेटे और थे, उनका नाम था जयमल। जयमल, जो मैंने पिछले क्लास में बताया था आपको कि जो सोलंकी राजपूत थे, उनके खिलाफ लड़ते हुए वो मारा गया था। अब एक इनके और भाई थे राणा सांगा। आज हम सांगा के बारे में पढ़ते हैं। मैं आपको सांगा के बारे में कुछ बातें बता देता हूँ कि जो राणा सांगा है, उनके जो जयमल भाई थे, पृथ्वीराज भाई थे और भी कई भाई थे। तो इनमें सब में जो राजा बनने को लेके आपस में विवाद था। तो ये तीनों चारों भाई मिलके एक कोई बुढ़ साधु था, उसके पास गए उनको ये पूछने के लिए कि हम में से अगला राजा कौन बनेगा। तो जब ये गए तो वहाँ उस टाइम साधु नहीं थे। तो एक जो भाई था, वो जो साधु की कुटिया में जो एक अपने कुर्सी के जैसे, मेज के जैसे कुछ बना हुआ था, उस पर जाके बैठ गया। एक वो अंदर जाके बैठ गया और जो राणा सांगा थे वो एक नीचे कोई दरी बिछाई हुई थी, उस पर आके बैठ गए। जैसे ही वो साधु आए तो जो पृथ्वीराज थे वो थोड़े अग्रेसिव थे स्वभाव के, तो उन्होंने आते ही पूछा कि हम में से तीनों भाइयों में से राजा कौन बनेगा, आप हमारा जो हाथ देख के बताओ। तो उन्होंने बिना हाथ देखे ये बोल दिया कि जो भी तुम में से जो नीचे बैठा है ज़मीन पे, और अगला राजा बनेगा। और ज़मीन पे बैठने वाला जो आदमी था वो थे राणा सांगा। तो इन तीनों भाइयों ने सोचा कि अगर हम इसको यहीं मार देते हैं तो ये फिर राजा बनेगा कैसे। तो उन्होंने उस पर अटैक किया। तो इनके एक जो चाचा थे वो इनके साथ में थे, उन्होंने बीच बचाव करके कैसे भी इनको राणा सांगा को वहाँ से बचा दिया। लेकिन जब लड़ाई हुई तो राणा सांगा की एक आँख उसमें चली गई थी। तो फिर राणा सांगा को पता लग गया कि मुझे यहाँ पे ये मार देंगे। तो वो यहाँ से भाग के चले गए और एक गांव है सेवंतरी, वहाँ के विदा जेत मालोत नाम के व्यक्ति थे, उन्होंने उनको शरण दी और इनकी सहायता की। और जो विधि के विधान को यही मंजूर था कि पृथ्वीराज चौहान, जयमल, ये सारे मारे गए। और लास्ट में जो राणा सांगा है उनको वापस ढूंढ के बुलाया गया कि भाई आपके जितने भी भाई थे वो सारे मारे गए हैं, अब आप वापस आओ और आपको राजा बनना पड़ेगा। तो राणा सांगा की एक आँख चली गई थी। और राणा सांगा के बारे में बताया जाता है कि उनके जो शरीर था, उनके शरीर पे 80 घाव थे। ठीक है, उनके एक हाथ नहीं था, एक पैर नहीं था, एक आंख नहीं थी, यानी कि एकदम पूरा शरीर छिन्न भिन्न था, भग्न आवेश था उनका। तो कर्नल जो जेम्स टोड थे, उन्होंने इनको एक उपाधि दी थी सैनिकों का भग्नावेश। ठीक है, अब हम राणा सांगा के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये रायमल के बेटे थे, ये मैंने आपको बताया, ये भी जो राणा रायमल थे उनके बेटे थे। सेकंड पॉइंट, ये अपने भाइयों के साथ विवाद के समय बिदा जेत मालोत ने सेवंतरी गांव में राणा सांगा की रक्षा की थी। मैंने अभी आपको बताया था कि जब ये भाई भाई आपस में लड़े तो ये यहाँ से भाग के एक गांव है सेवंतरी गांव, वहाँ मंदिर बनाया हुआ था रूपनारायण मंदिर का, वहाँ उन्होंने शरण ली थी। और जो शरण दी वो थे बिदा जेत मालोत। और थर्ड पॉइंट है श्रीनगर, ये गाँव है श्रीनगर, ये जम्मू कश्मीर वाला श्रीनगर नहीं है, ये अजमेर में एक गाँव है श्रीनगर। वहाँ के एक करमचंद पंवार थे, उन्होंने जो थे आपने राणा सांगा, इनको शरण दी थी। और रायमल की मृत्यु के बाद सांगा मेवाड़ का राजा बना था। जो राणा सांगा थे ये रायमल की मृत्यु के बाद जो मेवाड़ के शासक बने। अब अगला पॉइंट है सांगा के राज तिलक के समय जो अलग अलग जो रियासतें थी वहाँ पर राज किसका था। तो दिल्ली में उस टाइम जो राजा था वो था सिकंदर लोदी। ठीक है, मालवा में था नासिर शाह और गुजरात में था महमूद बेगड़ा। ये सांगा के जब राज तिलक हुआ था उस टाइम में थे, लेकिन जब जो राणा सांगा थे उनके जितने भी युद्ध होते हैं उनमें ये तीनों नहीं होते हैं। जैसे कि जब राणा सांगा का युद्ध होता है तो ये दिल्ली में सिकंदर लोदी की जगह इब्राहिम लोदी से होता है। दो युद्ध होते हैं, एक तो होता है बाड़ी का और एक खातौली का युद्ध। उस टाइम मालवा में महमूद खिलजी होता है, गुजरात में अलग होता है। ठीक है, अब है दिल्ली में युद्ध होते हैं राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच में। एक तो होता है बैटल ऑफ खातौली जो कि वर्तमान में कोटा में है, और एक होता है बाड़ी जो कि है धौलपुर में। जो खातौली का युद्ध है वो 1517 ईस्वी में होता है, और जो बाड़ी का युद्ध होता है वो है 1518 ईस्वी में। जो इब्राहिम लोदी है उससे राणा सांगा के दो युद्ध होते हैं, एक तो खातौली का युद्ध जो 1517 ईस्वी में होता है, और एक होता है बाड़ी का युद्ध जो होता है 1518 ईस्वी में। और इन जो दोनों युद्धों में ना राणा सांगा है वो उनकी विजय हुई थी और इब्राहिम लोदी है वो हार गया था। तो आपसे यहाँ से एक सवाल पूछा जा सकता है, जैसे कि जो राणा सांगा थे उनके राज तिलक के समय दिल्ली का शासक कौन था। तो वो होगा सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी नहीं होगा, क्योंकि अपने को लगता है कि जैसे खातौली का और बाड़ी का युद्ध है वो इब्राहिम लोदी के साथ हुआ था, तो राणा सांगा के राज तिलक के समय शायद इब्राहिम लोदी होगा, लेकिन वो सिकंदर लोदी था। ठीक है, अब आता है बैटल ऑफ गागरोन, गागरोन का युद्ध।
ये होता है 1519 ईस्वी में। आप देखिए कि राणा सांगा ने लगातार युद्ध लड़े थे 1517, 1518, 1519 गागरोन का। ये होता है राणा सांगा और महमूद खिलजी सेकंड, जो मालवा का शासक था। ठीक है, और राणा सांगा जो उनका राज तिलक हुआ था उस टाइम मालवा का शासक था नासिर शाह, लेकिन युद्ध होता है इनका महमूद खिलजी सेकंड के साथ। तो इसके एक कारण तो आप ये कॉमन मान सकते हो कि साम्राज्य विस्तार, कि जो भी राजा होगा उसको अपनी रियासत का, अपना साम्राज्य का विस्तार करना है। तो एक तो कारण हो गया साम्राज्य का विस्तार। सेकंड है कि मेवाड़ तथा मालवा में युद्ध लंबे समय से दुश्मनियां चली आ रही थी। आपने पढ़ा था कि जो रायमल थे, राणा कुंभा थे, उन समय से मेवाड़ और जो मालवा इनके बीच में दुश्मनी चली आ रही थी, तो इनके बीच में युद्ध होना एक स्वाभाविक बात थी। तो सेकंड पॉइंट हो गया कि मेवाड़ तथा मालवा में लंबे समय से दुश्मनी चली आ रही थी। ठीक है, थर्ड पॉइंट है कि सांगा ने महमूद खिलजी के विद्रोही चंदेरी के मेदिनी राय को शरण दी तथा इसे गागरोन का किला दे रखा था। जो राणा सांगा थे ये महमूद खिलजी का एक विद्रोही था, चंदेरी का मेदिनी राय। आप आगे बढ़ेंगे पाती परवण, उसमें जो मेदिनी से जो एक राजा आया था चंदेरी से, उसका नाम था मेदिनी राय। ठीक है, तो एक ये मेन कारण था कि जो चंदेरी का मेदिनी राय था उसको जो राणा सांगा थे उन्होंने गागरोन का जो किला था वो दे रखा था, और वह महमूद खिलजी का विद्रोही था, इसलिए इनके बीच में टकरार होगी। और फिर से इस युद्ध में राणा सांगा है वो विजयी हुए, और जो हरिदास जी चारण थे उन्होंने महमूद खिलजी को गिरफ्तार कर लिया था और पकड़ के राणा सांगा के सामने पेश किया। तो राणा सांगा ने खुश होकर हरिदास जी चारण को 12 गांव दिए थे। ठीक है, हरिदास चारण ने महमूद खिलजी को गिरफ्तार कर लिया, अतः सांगा ने उन्हें 12 गांव दिए थे। ठीक है, अब है गुजरात में राणा जो सांगा थे उनके जब राज तिलक हुआ था उस टाइम गुजरात का शासक था महमूद बेगड़ा, लेकिन जो अभी युद्ध हुआ है वो है राणा सांगा के सामने मुजफ्फर शाह। ठीक है, इसका भी जो कारण है उसका एक तो मुख्य कारण ये है कि साम्राज्य का विस्तार, और मेवाड़ तथा गुजरात में लंबे समय से दुश्मनी चली आ रही थी। जैसे कि मेवाड़ और मालवा में थी, वैसे ही मेवाड़ तथा गुजरात में लंबे समय से दुश्मनी चली आ रही थी। और मुजफ्फर शाह जो सेकंड था वो महमूद शाह की सहायता कर रहा था। ठीक है, और इडर का उत्तराधिकार संघर्ष, इडर में 2 भाई थे, भारमल और जयमल, ये दोनों सगे भाई थे। इन दोनों में अपने राज्य का राजा बनने को लेकर उत्तराधिकार का संघर्ष था। ठीक है, भारमल और रायमल। तो जो भारमल थे उसकी तरफ से थे मुजफ्फर शाह, और रायमल थे इनकी तरफ से थे राणा सांगा। जो रायमल थे ये राणा सांगा के जमाई थे, इनकी जो बहन थी उनकी शादी रायमल से की हुई थी। तो राणा सांगा थे, उन्होंने रायमल का साथ दिया और भारमल और मुजफ्फर शाह दोनों को हरा दिया। राणा सांगा ने भारमल तथा मुजफ्फर शाह दोनों को हरा दिया। अब एक युद्ध होता है बयाना का युद्ध। खानवा से पहले एक युद्ध हुआ था बयाना का युद्ध। ये होता 16 फरवरी 1527 ईस्वी, और बयाना की जो वर्तमान जो स्थिति है वो है भरतपुर। ठीक है, ये राणा सांगा और बाबर के समय में हुआ। और जो इस समय जो बयाना का किला था वो बाबर का एक कमांडर था, उसका नाम था मेहंदी ख्वाजा, उसी के पास था। और जो बाबर का इसका जो सेनापति था इस टाइम सेना का, उसका नाम था सुल्तान मिर्जा। राणा सांगा ने बहुत ही जबरदस्त हमला किया और बयाना का किला जीत लिया, और बाबर को फिर से यहाँ पे मुंह की खानी पड़ी और बाबर ये खुद हार गया। इससे आगे होता है कि पूरा 1 साल बाद, आप मान लीजिए 16 फरवरी 1527 है, तो ये 17 मार्च 1527 को, एक मिनट, पूरे 1 महीने बाद 16 फरवरी 1527 से 17 मार्च 1527 को खानवा का युद्ध होता है। और खानवा जो कि वर्तमान में भरतपुर में है, और इसको जो वीर विनोद के जो लेखक थे कवि राजा श्यामल दास, उन्होंने इसको 16 मार्च बताया है, लेकिन इतिहास की अधिकतर पुस्तक में 17 मार्च 1527 मिलता है। युद्ध के कारण, फर्स्ट कारण तो यही है कि साम्राज्य का विस्तार करना चाहते थे, और जो राणा सांगा थे उन्होंने दिल्ली सल्तनत के लगभग 200 गांवों पर अधिकार कर लिया था। तो ये भी जो बाबर था उसको ये लगा कि अगर ये 200 गांव पे अधिकार किया है तो ये कल को दिल्ली पे हमला करेगा और दिल्ली को भी जीत सकता है। तो इसका एक कारण ये भी था। और जो सांगा थे उन्होंने, जो अफगान थे, अफगानों की पहले दिल्ली पर राज हुआ करता था अफगान शासकों का, लेकिन जो बाबर के आने के बाद वहाँ से अफगानों को खदेड़ दिया गया, और जो अफगान और जो राणा सांगा थे उन्होंने आपस में गठबंधन कर लिया था, और दोनों की संयुक्त सेना हो गई थी। इसलिए जो बाबर था उसको युद्ध करना पड़ा। और बाबर जो अपनी पुस्तक लिखी थी उसने बाबरनामा, उसमें ये लिखवाता है कि जो राणा सांगा है उन्होंने मेरे से वादा खिलाफी की। उन्होंने ये बताया मेरे को कि आप दिल्ली पे हमला करो और फिर मैं आपकी दिल्ली में सहायता करूंगा और हम दिल्ली को आधा आधा बांट लेंगे। लेकिन ये जो आरोप है ये एकदम बेबुनियाद आरोप है, क्योंकि जो राणा सांगा थे
उन्होंने 1517 में और 1518 में बाड़ी के युद्ध में और खतौली के युद्ध में, दोनों युद्धों में दिल्ली के शासक इब्राहिम लोदी को हराया था। तो ये कतई हम लोग नहीं मान सकते कि जिस राजा को राणा सांगा ने 2 बार हराया हो, उसको हराने के लिए उनको बाबर की सहायता लेनी पड़े या बाबर को बुलाना पड़े। ठीक है, युद्ध के कारण थे। अब देखते हैं युद्ध के कारण में फर्स्ट है, दोनों अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहते थे। राणा सांगा ने दिल्ली सल्तनत के 200 गांवों पर अधिकार कर लिया था। सांगा ने बयाने के किले पर अधिकार कर लिया था और सांगा अफगानों के साथ गठबंधन कर रहा था। अफगानों के साथ इनका गठबंधन हो गया था और बाबर ने सांगा पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया। यह भी मैंने आपको बताया था वादा खिलाफी का क्या आरोप लगाया। और अब इस युद्ध से पहले बाबर ने जिहाद की घोषणा की थी, क्योंकि जो बयाना का जो युद्ध हुआ था उसमें जो उसकी सेना थी बाबर की, वो जो राणा सांगा का जो हमला था उसको देख चुकी थी, तो वो लड़ने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने बोला, उनको ये लग रहा था कि अगर हमने युद्ध किया तो हम सब के सब मारे जाएंगे। तो जो बाबर था उसको अपनी सेना को तैयार करने के लिए उसने ये बोला कि मैं ये युद्ध है ना, जो ये युद्ध है मैं अपने लिए नहीं लड़ रहा हूँ, ये युद्ध मैं अल्लाह के लिए लड़ रहा हूँ और अपने इस्लाम के लिए लड़ रहा हूँ। इसलिए इस युद्ध को जिहाद की परिभाषा दी, जिहाद की घोषणा दी। और बाबर बहुत अत्यधिक दारू शराब का सेवन करता था, तो उसने अपने सारे जो बर्तन थे शराब के वो फेंक दिए और उसने बोला कि मैं आज के बाद शराब नहीं पीऊँगा और मैं इस्लाम की रक्षा करूंगा। और ये बात बोलकर उसने अपने सैनिकों में जोश भरा और उनको युद्ध करने के लिए तैयार किया। और मुस्लिम जो व्यापारी थे उन पर एक टैक्स लगता था, तमगा, उस टैक्स का नाम था तमगा। उसने मुस्लिम व्यापारियों से वो टैक्स है वो हटा दिया था। ठीक है, उसने मुस्लिम व्यापारियों से तमगा नामक कर हटा दिया। उसने शराब नहीं पीने की प्रतिज्ञा की। सांगा ने राजस्थान के लगभग सभी राजाओं को पत्र लिखे तथा खानवा के युद्ध में बुलाया। जो राणा सांगा थे उन्होंने जो बाबर है उससे लड़ने के लिए सबको पाती भेजी थी। पाती का मतलब हो गया देखिए संदेश, जो अपनी राजस्थानी भाषा है उसमें उसको बोला जाता है पाती। तो इस प्रथा को बोलते थे पाती पर्वण। जो राणा सांगा थे उन्होंने जितने भी राजा महाराजा थे उनको सभी को पाती भेजी, उनको सबको संदेश भेजा कि आप सब मेरी सहायता करो, मेरे साथ लड़ो आप, और हम सब मिलके जो एक मलेच है, जो मुगल है बादशाह अकबर, ये जो विदेशी है बाहर से आया है, हम इसको यहाँ से खदेड़ देंगे। तो अलग अलग रियासतों से अलग अलग व्यक्ति आए थे। जैसे सबसे अपने यहाँ सबसे बड़ी रियासत थी आमेर, तो आमेर के आए थे पृथ्वीराज कछवाहा। मारवाड़ से आए थे राजा मालदेव, मालदेव के पिता उस टाइम राजा गांगा थे और उनके बेटे मालदेव आए थे। बीकानेर के राजा थे कल्याणमल, मेड़ता के राजा थे वीरमदेव, इडर के राजा थे भारमल, और चंदेरी से आए थे मेदिनी राय, जो भी मैंने गागरोन के युद्ध उस टाइम बताया था 1529 ईस्वी में। सिरोही के अखीराज देवड़ा, वागड़ के उदय सिंह, देवलिया से बाघ सिंह, सलुम्बर से रतन सिंह चुंडावत, सादरी से झाला अज्जा और मेवात से हसन खां मेवाती। इतने लोगों को जो राणा सांगा थे उन्होंने पाती भेजी, पाती पर्वण प्रथा बोलते हैं इसको, और उन सभी को अपने झंडे के नीचे बुलाया लड़ने के लिए। और जब खानवा का युद्ध होता है तो बताते हैं कि राणा सांगा और बाबर की सेनाओं का जो अनुपात था वो 1:3 था, कि बाबर की सेना राणा सांगा की सेना के मुकाबले संख्या में अधिक बहुत कम थी। लेकिन फिर भी बयान जो खानवा युद्ध था वो राणा सांगा हार गए। इसकी हार के बहुत सारे कारण थे, मैं आपको कारण बताता हूँ। सबसे पहले कारण तो ये था कि जितनी बड़ी वो जो सेना थी उसमें आपस में सामंजस्य नहीं था, कोऑर्डिनेट नहीं था, क्योंकि जो सेना थी वो राणा सांगा के प्रति वफादार नहीं थी, वो अपने जो उनके सेनापति आए थे लड़ने के लिए उनके लिए वफादार थी। तो जैसे ही उनका सेनापति या जो उनका लीडर था वो मारा जाता तो सेना, उसकी जो सेना थी 4000 की 5000 की, वो ऑटोमेटिक सेना बाहर निकल जाते। और इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण इसमें जो रोल निभाया वो थी बाबर की तोपें। सर्वप्रथम जब बाबर भारत में तोपें लेके आया, तो जब खानवा का युद्ध हुआ तो भारत के जो लोग थे उन्होंने ना तो तोपों के बारे में सुना था और ना ही तोपों को देखा था, और ना पता था उनको कि तोपें चलते कैसे हैं। तो जब युद्ध स्टार्ट हुआ तो जब बाबर की तोपों ने जब गोले दागने शुरू किए तो जो हमारे जो राजस्थान के लोग थे उनको लगा कि हम अपने कोई भूमिया जी है, पितरजी हैं, उनको हाथ जोड़ के नहीं आए हैं, उनको याद नहीं किया, तो वो अपना प्रकोप बरसा रहे हैं। तो वो आग की जो बरसात हो रही है घोड़ों से वो करवा रहे हैं, और इस वजह से जो सेना थी उसमें भगदड़ मच गई। और जो राणा सांगा थे उनकी फौज में सबसे अधिकतम संख्या थी हाथियों की। और जब हमारे लोगों ने जब तोपें नहीं देखी, तोपों से गोले चलते हुए नहीं देखे, तो हमारे जो जानवर थे, घोड़े थे, हाथी थे, उन्होंने भी नहीं देखी। तो वो अचानक से इन तोपों के घोड़ों को देखते ही वो चमकने लग गए और वो अपनी ही सेना को मारने लग गए थे। फिर इसमें जो नागौर के 2 भाई थे, खानजादे मुस्लिम, और एक थे राम सिंह, जो कि राम सिंह थे। इन दोनों ने जो बाबर की सेना को ज्वाइन कर लिया था युद्ध के मैदान में।
कई वजह से। और बाबर की एक पद्धति थी तुलुगुमा पद्धति। तुलुगुमा पद्धति में 3 ओर से हमला होता है। राजस्थान के जो राजा थे वो 1 to 1 लड़ते थे, एक आदमी से एक लड़ेगा। लेकिन जो बाबर था उसने तुलुगुमा पद्धति से एक आदमी से 3-3 आदमी लड़ रहे थे, तो उनको कुछ भी समझ में आया नहीं। तोपें चलने आपस में जो तोपें चल रही थी वो नहीं समझ पाए, और जो हाथी घोड़े थे वो अपनी सेना को मारने लगे। और खानजादे मुस्लिम और ये लोग थे, जो ये विपक्ष की सेना थी जो बाबर की, उसकी सेना के अंदर चले गए। कुल मिला के जो राणा सांगा की सेना थी वो संख्या बल में बहुत अधिक बड़ी थी, लेकिन सामंजस्य नहीं होने की वजह से ये युद्ध राणा सांगा हार गए और बाबर इस युद्ध को जीत गया। ठीक है, अब देखते हैं हम पाती पर्वण में आमेर से आए थे पृथ्वीराज, मारवाड़ से मालदेव, बीकानेर से कल्याणमल, मेड़ता से बीरमदेव, इडर से भारमल, चंदेरी से मेदिनी राय, सिरोही से अखेराज देवड़ा, वागड़ से उदय सिंह, देवलिया से बाग सिंह। सलूम्बर के ठिकानेदार थे उस टाइम रतन सिंह चुरनावत, सादड़ी से आए थे झाला अज्जा और मेवात से हसन कहाँ मेवाती। जब युद्ध चल रहा था तो एक तीर राणा सांगा के आंख के अंदर लगा, तो राणा सांगा वहां बेहोश हो गए थे। तो उनका जैसे ही वो बेहोश हुए और हाथी के ओहदे के अंदर जैसे ही गिरे, तो जो सेना थी उसको ये लगा कि जो हमारे जो राजा थे वो मारे गए। और अगर जब सेना को ये पता चल जाता है कि हमारा राजा मर गया है, या आज अपन फौज में भी देखें तो अगर उनका कमांडर अगर मर जाता है या तो उनका मनोबल थोड़ा गिर जाता है। तो वैसे ही जो राणा सांगा गिरे तो उनके जो मुख्य सेनापति थे उनको ये लगा कि अगर सेना को ये पता लग गया कि हमारा राजा मर गया है या तो वो यहाँ से युद्ध छोड़ के चले जाएंगे। तो उनका जो राजमुकुट था, क्योंकि जो सेना थी वो राजा को उसके राजमुकुट से और हाथी के ऊपर बैठे रहते थे उसी से पहचानती थी, तो उनका जो राजमुकुट था वो सादरी के थे झाला अज्जा, उन्होंने उनका जो राजमुकुट था उसको पहन के युद्ध का नेतृत्व किया। और जो अन्य सेनापति थे उन्होंने जो राणा सांगा थे उनको युद्ध स्थल से बाहर निकाल के ले गए थे। घायल होने के कारण राणा सांगा को युद्ध भूमि से बाहर जाना पड़ा और झाला अज्जा ने युद्ध का नेतृत्व किया और बाबर युद्ध जीत गया। बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की। जो बाबर था उसने गाजी की उपाधि धारण की, और गाजी की उपाधि का मतलब है कि जिसने अपने धर्म के लिए या इस्लाम के लिए जो युद्ध लड़ा और वो जीता, उसको बोलते हैं गाजी। ठीक है, इस्लाम में बताया जाता है कि मरे तो शहीद और जिंदा रहे तो गाजी। ठीक है, अब है राणा सांगा की हार के कारण। सांगा की सेना में एकता की कमी थी तथा उसकी सेना अलग अलग सेनापतियों के नेतृत्व में थी। मैंने अभी बताया था कि पार्टी पर्वण में अलग अलग जो राजा आए थे वो अपनी 4000 की, 5000 की, 10,000 की ऐसे फौजें लेके आए थे, तो वो राणा सांगा के प्रति नहीं होकर अपने जो सेनापति थे उनके नेतृत्व में वो लड़ रहे थे। ठीक है, तो इसलिए उनमें एकता नहीं थी, उनमें सामंजस्य नहीं था। सेकंड पॉइंट है बाबर का तोपखाना। मैंने भी बताया था कि सर्वप्रथम बाबर ही राजस्थान में तोपें लेके आया था। तो जो राजस्थान के लोग थे वो तोपों के बारे में कोई जानकारी नहीं रखते थे और ना ही उन्होंने कभी तोपें देखी थी, तो ये एक कारण था बाबर का तोपखाना। थर्ड पॉइंट है बाबर की तुलुगुमा पद्धति। मैंने अभी बताया था तुलुगुमा पद्धति का मतलब होता है 3 ओर से आक्रमण। एक व्यक्ति से 3-3 आदमी लड़ सकते हैं, लेकिन राजस्थान के जो लोग थे वो एक आदमी से एक ही आदमी लड़ने का जो हमारी रिवाज था, जो हमारी परंपरा थी वो यही थी। लेकिन बाबर जो विदेशी था उसके लिए ये कोई मायने नहीं रखता था कि एक से आदमी 5 लड़े या 3 लड़े, उसको कैसे भी करके युद्ध जीतना था। चौथा पॉइंट है बयान युद्ध के बाद सांगा ने बाबर को युद्ध की जो पर्याप्त समय वो दे दिया था। मैंने आपको बताया था कि जो फरवरी 1527 ईस्वी में बयाना का युद्ध जो राणा सांगा जीत गए थे, और जो महीने का जो टाइम था 1528 ईस्वी में वो जो बयाना युद्ध के बाद जो राणा सांगा थे उन्होंने बाबर को जो अगला युद्ध करने की जो तैयारी थी उसके लिए समय दे दिया था। तो ये भी महत्वपूर्ण कारण था। और घायल होने के बावजूद राणा सांगा स्वयं युद्ध के मैदान में चले गए थे। जो राणा सांगा थे वो घायल थे, उनको एक हाथ नहीं था, पैर नहीं था, आंख नहीं थी, फिर भी वो जो सबसे आगे लड़ रहे थे। तो आगे लड़ने की वजह से जो बाबर थे बाबर ने कहा कि अगर हमने जो राणा सांगा है अगर उसको मार दिया तो ये जो सेना है वो अपने आप भाग जाएगी। और जैसे ही राणा सांगा युद्ध का नेतृत्व करने के लिए आगे आए तो उनकी आंख में तीर लग गया और वो घायल हो गए। इसकी वजह से सेना का जो मनोबल था वो बिगड़ गया और वो भागने लग गए। और राणा सांगा के साथ कुछ लोगों ने विश्वासघात किया था, जैसे रायसीन का एक आदमी था सैलदी तमर, और नागौर के थे खानजादे मुस्लिम। मैंने भी बताया था कि जो बीच युद्ध के अंदर ये दोनों लोग थे ये बाबर की सेना में शामिल हो जाते हैं। और जो मुगल सेना थे उन्होंने अधिकतम घोड़ों का प्रयोग किया था, और जबकि राजपूत थे उन्होंने अधिकतम हाथियों का प्रयोग किया था। और जो मुगल सेना ने राजपूतों की अपेक्षा हल्के हथियारों का उपयोग किया था। राजपूत भारी हथियारों का उपयोग करते थे, जबकि जो मुगल सेना थी वो हल्के हथियारों का उपयोग करती थी। और मुगल सेनाओं ने तेज स्पीड से दौड़ने वाले घोड़ों का प्रयोग किया, जबकि राजपूतों ने हाथियों का प्रयोग किया था। ठीक है, अब है खानो युद्ध के परिणाम। तो परिणाम
जो राजपूत और अफगानों को हराने के बाद जो बाबर था, उसके लिए तो दिल्ली में कोई चुनौती नहीं बची थी। पूरे भारत में राज करना है ना, वो उसका बहुत ही आसान हो गया था, क्योंकि अफगानों को वो पहले ही हरा चुका था। और अब पूरे भारत में सबसे बड़ी जो शक्ति थी वो राजपूतों की शक्ति थी, और उन सभी राजपूतों को एक साथ खानवा के युद्ध में बाबर ने हरा दिया था। ठीक है, तो उसका एक परिणाम तो ये हो गया कि उसका भारत में जो राज करना था वो एकदम आसान हो गया था। और एक ये था कि जो खानवा था वो अंतिम युद्ध था, जिसमें राजस्थान के जितने भी राजपूत राजा थे वो सब एक साथ मिलकर उन्होंने युद्ध किया था। उसके बाद हमें ऐसा कोई भी उदाहरण नहीं मिलता, या उससे पहले भी हमें ऐसा कोई उदाहरण नहीं मिलता जिसमें जो राजस्थान के जो सभी राजपूत शासक थे वो एक साथ मिलकर उन्होंने लड़ाई लड़ी हो। ठीक है, और जो राणा सांगा थे वो अंतिम राजपूत शासक थे जिन्होंने दिल्ली को डायरेक्ट चुनौती दी थी, क्योंकि और कोई भी राजा है वो दिल्ली से सीधा जाके नहीं भिड़ा था। और राणा सांगा थे जो अंतिम राजा थे, इनके बाद में दिल्ली पे राज करने वाला अगर कोई हिंदू शासक आया था तो वो थे जवाहरलाल नेहरू, जो कि 1947 में आए थे। उससे पहले कोई भी हिंदू शासक नहीं था राणा सांगा के बाद। ठीक है, जो और राजपूतों की जो सामरिक कमजोरियां थी वो उजागर हो गई थी। जो राजपूत राजाओं में जो कमियां थी वो एक साथ ही खानवा के युद्ध में जो मुगल शासक थे या उनको सबको एक जो कमजोरी थी वो उनको पता लग गई थी। और सांगा के बाद बड़े हिंदू राजा नहीं बचे, जिससे हिंदू कला एवं संस्कृति का नुकसान हुआ था। जो राणा सांगा थे उनके बाद में कोई भी बड़ा हिंदू राजा ऐसा नहीं था जो दिल्ली से टक्कर ले सके। इसकी वजह से जो हिंदुओं के जो मंदिर थे, उनकी कला थी और उनकी जो संस्कृति थी उसको अत्यधिक नुकसान हुआ था। ठीक है, और इस युद्ध ने मुगलों की राजपूतों के प्रति भविष्य नीति का निर्धारण किया था, तथा कालांतर में अकबर संघर्ष के स्थान पर सहयोग की नीति अपनाई। जो ये युद्ध था उसमें मुगलों को इस बात का तो जो अंदाजा लग गया था कि जो राजपूत है उनके प्रति हमें भविष्य में कैसी नीति रखनी है। अगर हमने युद्ध की नीति को अगर लगातार रखा तो इसमें मुगलों का अधिक नुकसान था। तो उन्होंने जो कालांतर में जैसे अकबर राजा बनता है, तो अकबर बादशाह बनने के बाद राजपूतों के साथ सहयोग, संघर्ष की नीति को छोड़ के सहयोग की या संधि की जो नीति है उसको अपनाता है। ठीक है, अब 3-4 पॉइंट है। एक है दौसा में एक जगह है बसवा, यहाँ पर जो राणा सांगा थे जो खानवा के युद्ध में जो घायल हुए थे, इसलिए उनका यहाँ पे इलाज किया गया था। बसवा दौसा यहाँ पर सांगा का इलाज किया गया। इरिच यूपी, यहाँ पर सांगा को जहर दिया गया था। तो जैसे राणा सांगा घायल हुए युद्ध में तो उनको बसवा दौसा में लाकर उनका इलाज हुआ, और इलाज होते ही जैसे ही उनकी जो तबीयत थी उसमें सुधार हुआ तो वो खड़े हुए और उन्होंने तुरंत बोला कि मेरे को युद्ध के मैदान से बाहर किसने निकाला। तो उनके सेनापतियों ने उनको समझाया कि अगर हम आपको वहां से नहीं लाते तो आप वहां मारे जाते, और जो हमारी राजपूतों की जो एकता थी या जो अपनी जो शक्ति थी वो समाप्त हो जाती। अगर आप बच गए तो हम वापस अपनी सेनाओं को इकट्ठा करेंगे और वापस लड़ लेंगे। लेकिन राणा सांगा ने उनको तुरंत बोला कि हमें अभी अपनी फौज को तैयार करना है और हम अभी उस मुगल पर हमला करेंगे। लेकिन ये जो युद्ध हुआ था खानवा का, इसमें अधिकतम राजपूत सैनिक थे, वो अधिकतम राजपूतों की संख्या एकदम खत्म हो गई थी। तो जो बचे कुचे जो राजपूत थे उन्होंने कहा कि अगर हमने तुरंत अभी अगर युद्ध किया तो पूरी जो राजस्थान है या पूरी भारत है उसमें से, पूरे भारत में से राजपूत एकदम नाम खत्म हो जाएगा। लेकिन जो राणा सांगा थे वो बहुत ही जिद्दी थे, उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे अभी फौज को तैयार करना है और मैं अभी युद्ध के लिए जाऊंगा। और जो और सेनापति थे वो इसके लिए राजी नहीं थे। तो उन्होंने सभी ने मिलकर एक निर्णय लिया कि राणा सांगा को जहर देके इनको मार दिया जाए। तो इरिच यूपी में इनको जहर दे दिया गया और फिर इनका इलाज करने के लिए इनको कालपी लेके गए, जो कि वर्तमान में एमपी में है, और वहाँ राणा सांगा की मृत्यु हो जाती है। और इनकी जो राणा सांगा की छतरी है मंडलगढ़ भीलवाड़ा में। ठीक है, आई बात समझ में कि बसवा दौसा में राणा सांगा का जो घायल हुए थे इनका इलाज किया गया। फिर इनको जो इरिच है यूपी, वहाँ इनको जहर दे दिया गया था और कालपी एमपी में इनकी मृत्यु हो गई। और मंडलगढ़ जो कि वर्तमान में भीलवाड़ा में है, वहाँ राणा सांगा की छतरी बनाई गई। तो यहाँ राणा सांगा होते हैं कंप्लीट। ठीक है, अब राणा सांगा की मैं आपको उपाधि बता देता हूँ। हिंदूपत, जो हिंदुओं का राजा थे इसलिए इनको हिंदूपत कहा गया। सैनिकों का भग्नावेश, मैंने अभी आपको बताया था कि राणा सांगा के शरीर पर 80 घाव थे, इसलिए इनको सैनिकों का भग्नावेश भी कहा जाता था, और ये कर्नल जेम्स टोड ने कहा था। और बाबरनामा के अनुसार जो राणा सांगा थे उनके दरबार में 7 बड़े राजा बैठते थे, 9 राव बैठते थे और 104 सरदार बैठते थे। ठीक है, अब राणा सांगा की मृत्यु के बाद उनके जो एक बड़े बेटे होते हैं भोजराज जी, जिनकी पत्नी का नाम होता है जो संत मीरा बाई। भोजराज जी भी खानवा के जो युद्ध हुआ था उसमें घायल हो गए थे और कुछ समय बाद उनकी मृत्यु हो गई थी। फिर भोजराज जी के बाद में राजा बनते हैं रतन सिंह। ये भी राणा सांगा के बेटे थे और ये राजा बने। और ये बूंदी के सूरजमल हाड़ा थे, उनके खिलाफ ये लड़ते हुए मारे गए। बूंदी के राजा थे सूरजमल हाड़ा और रतन सिंह। तो सूरजमल हाड़ा के भांजे थे विक्रमादित्य। तो राजा सूरजमल हाड़ा चाहते थे कि अगला राजा है वो विक्रमादित्य बने, लेकिन राजा बन गए मेवाड़ के अगले रतन सिंह।
तो रतन सिंह को भी इस बात का पता था कि सूरजमल मेरे राजा बनने से खुश नहीं है और सूरजमल भी रतन सिंह से खुश नहीं था। तो ये दोनों एक दूसरे के प्रति द्वेष की भावना रखते थे और दोनों के बीच में लड़ाई हुई और दोनों एक दूसरे के हाथों मारे गए। और रतन सिंह की मृत्यु के बाद राजा बनता है विक्रमादित्य। इतिहास में बताया जाता है कि विक्रमादित्य एक अयोग्य शासक था, लेकिन राणा सांगा के बाद में और कोई विकल्प नहीं था तो विक्रमादित्य राजा बना। और विक्रमादित्य के पिता का नाम था राणा सांगा और माता थी कर्मावती और संरक्षिका भी थी कर्मावती। 1533 ईस्वी में गुजरात का शासक होता है बहादुर शाह, वो मेवाड़ पे हमला कर देता है। तो जो रानी कर्मावती थी उन्होंने जो रणथंभौर का किला था वो देके जो रानी होती है वो संधि कर लेती है और जो गुजरात का शासक होता है बहादुर शाह वो चला जाता है। लेकिन एक साल बाद में 1534-35 में बहादुर शाह फिर से मेवाड़ पे हमला करता है और इस समय आता है चित्तौड़ के दूसरे साके का, जो होता है 1535 ईस्वी में। और इस साके का जो जौहर का जो नेतृत्व करती है वो करती है कर्मावती और जो केसरी है उसका नेतृत्व करते हैं जो बाघ सिंह होते हैं, देवलिया के ठाकुर बाघ सिंह। हम देखते हैं 1533 ईस्वी में गुजरात के शासक बहादुर शाह ने मेवाड़ पर आक्रमण किया। कर्मावती ने रणथंभौर देकर संधि की। 1533 ईस्वी में गुजरात का शासक था बहादुर शाह, उसने मेवाड़ पे हमला किया। लेकिन कर्मावती को पता था कि अभी मेवाड़ की हालत है वो युद्ध करने के लायक नहीं है, क्योंकि वो खानवा के युद्ध में लड़ चुके थे और उस टाइम राजपूत सैनिकों की संख्या बहुत ही कम हो गई थी और विक्रमादित्य था वो अयोग्य शासक था। इसकी वजह से कर्मावती ने रणथंभौर की जो किला था उसको देके संधि कर ली। लेकिन 1534-35 ईस्वी में बहादुर शाह पुनः मेवाड़ पर हमला करता है और इसी हमले के समय जो रानी कर्मावती होती है वो मुगल बादशाह हुमायूं के पास अपनी सहायता के लिए राखी भेजती है। लेकिन जो बहादुर शाह होता है वो हुमायूं को इस्लाम जो धर्म है उसकी दुआई देके वो उसको रोक देता है और हुमायूं वहां नहीं पहुंचता और दूसरा जो मेवाड़ का साका है वो हो जाता है। कर्मावती ने मुगल बादशाह हुमायूं के पास राखी भेजी तथा सहायता की मांग की। 1535 ईस्वी में चित्तौड़ का दूसरा साका होता है, चित्तौड़ का फर्स्ट शाखा होता है 1303 ईस्वी में, जो होता है रानी पद्मावती के नेतृत्व में और रावल रतन सिंह के। और जो दूसरा शाखा होता है वो होता है 1535 ईस्वी में, जो रानी कर्मावती और देवलिया के जो ठाकुर होते हैं बाघ सिंह जी वो केसरिया का नेतृत्व करते हैं और जौहर का नेतृत्व करती है रानी कर्मावती। कर्मावती ने जौहर किया और पुर ताम्रपत्र से इस जौहर की जानकारी मिलती है। पुर एक जगह है, वहाँ का जो ताम्रपत्र है, जो तांबे की एक प्लेट है, उस पर लिखा हुआ है जो इस जौहर की जानकारी हमें प्राप्त होती है कि 1535 ईस्वी में कर्मावती ने जौहर किया था और देवलिया के बाघ सिंह ने केसरिया का नेतृत्व किया और बाघ सिंह को देवलिया दीवान भी कहा जाता है। अभी मैंने आपको बताया था कि पाती परवण में जो राजा आए थे वो देवलिया से बाघ सिंह जी आए थे और उन्होंने ही 1535 ईस्वी के जो शाखा था उसके केसरिया का नेतृत्व किया था और जो जौहर था उसका नेतृत्व रानी कर्मावती ने किया था। और जो बाघ सिंह जी थे उनको देवलिया दीवान भी कहा जाता था और बाघ सिंह जी की जो छतरी है वो है पांडुपुर चित्तौड़गढ़। ठीक है। और फिर बनवीर को जो मेवाड़ प्रशासक बनाया गया था और ये जो मैंने आपको पढ़ाया था पृथ्वीराज जो कि उड़ना राजकुमार था उसकी दासी का बेटा था बनवीर। इसको कुछ समय के लिए वहां का शासक बनाया गया था, लेकिन इसने जो विक्रमादित्य थे उसकी हत्या कर दी थी और खुद वहां का शासक बन गया था। और ये बनवीर है वो उदय सिंह जी को भी मारना चाहता था, लेकिन जो उदय सिंह जी की पन्ना ध्याय थी, उनकी जो धाई माँ थी पन्ना ध्याय, वो उनको यहाँ से लेके कुंभलगढ़ चली जाती है और जो कुंभलगढ़ में एक देवा नाम के जो व्यक्ति होते हैं वो उनकी सहायता करते हैं और फिर वहाँ पे उदय सिंह जी का लालन पालन होता है। और 1540 ईस्वी में उदय सिंह जी मावली के युद्ध में बनवीर को हराकर चित्तौड़ के अगले राजा बनते हैं और 1540 ईस्वी में ही 9 मई 1540 ईस्वी को महाराणा प्रताप का जन्म होता है। ठीक है। बनवीर को मेवाड़ का प्रशासक बनाया गया था। यह उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज की दासी का बेटा था। बनवीर ने विक्रमादित्य की हत्या कर दी और वह उदय सिंह को भी मारना चाहता था, लेकिन उसकी जो पन्ना ध्याय है उसकी दाई माँ उन्होंने अपने पुत्र चंदन का बलिदान दिया, उदय सिंह को बचा लिया। और कुंभलगढ़ के एक जो दरबारी थे उनका नाम था आशा देवपुरा, उन्होंने पन्ना ध्याई वह उदय सिंह को शरण दी थी। अभी मैंने आपको देवा नाम बताया था, सॉरी वो गलती हो गई, वो गलत था। वो कुंभलगढ़ के जो आशा देवपुरा था उनका गांव का नाम था देवपुरा, आशा देवपुरा थे, उन्होंने पन्ना ध्याई और उदय सिंह को शरण दी थी। ठीक है। अब अगले राजा हैं उदय सिंह। उदय सिंह जी मावली का युद्ध लड़ते हैं 1540 ईस्वी में, बैटल ऑफ मावली 1540। इस युद्ध में उदय सिंह ने बनवीर को हराया तथा चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया। मैंने आपको बताया था कि 1540 ईस्वी में मावली के युद्ध में उदय सिंह जी है वो हराते हैं बनवीर को और चित्तौड़ पर कब्जा करते हैं और चित्तौड़ के राजा बनते हैं। और 9 मई 1540 ईस्वी को
महाराणा प्रताप का जन्म होता है चित्तौड़गढ़ किले में। ठीक है। 1559 ईस्वी में उदयपुर की स्थापना की गई थी तथा यहाँ पर उदय सागर झील का निर्माण करवाया गया। यहाँ पर मोती मगरी महल का निर्माण करवाया गया। 1559 ईस्वी में उदयपुर की स्थापना की गई थी और ये उदयपुर की स्थापना इसी दिन जो उनके महाराणा प्रताप के पुत्र का जन्म होता है और उनका नाम रखा जाता है अमर सिंह। तो अमर सिंह का जन्म है वो 1559 ईस्वी में हुआ था और जो अमर सिंह का जन्म होने पर ही जो महाराणा उदय सिंह थे वो जो एकलिंग नाथ जी का मंदिर है वहाँ दर्शन के लिए आए थे और उन्होंने उसी समय उदयपुर की जो स्थापना है वो 1559 ईस्वी में की थी उदयपुर में। और इसी समय उदय सागर झील का निर्माण करवाया गया और मोती मगरी जो महल है उसका भी निर्माण करवाया गया। मोती मगरी महल का निर्माण करवाया गया उदयपुर में है। 1559 ईस्वी में उदयपुर की स्थापना की गई और इसी के 100 साल पहले जो जोधपुर है उसकी स्थापना की गई थी 1459 ईस्वी में और 1559 में उदयपुर और इसी समय महाराणा अमर सिंह जी थे उनका जन्म हुआ था जो कि महाराणा प्रताप के बेटे थे। और अब यहाँ से 1567-68 ईस्वी में अकबर ने मेवाड़ पर आक्रमण किया था। सर्वप्रथम अकबर था उसने 1567 और 68 ईस्वी में मेवाड़ पर आक्रमण किया था और इसी समय मेवाड़ का तीसरा शाखा होता है और इस शाखे का जो केसरिया है उसका नेतृत्व करते हैं जयमल राठौड़ और फतेह सिसोदिया और जो जौहर है उसका जो नेतृत्व करते हैं वो है फूल कंवर जो कि फतेह सिसोदिया की जो पत्नी थी और जयमल राठौड़ की बहन थी वो शाखे का नेतृत्व जौहर का नेतृत्व करती है। और उदय सिंह जी है वो गिरवा की पहाड़ियों में चले गए थे। बताया जाता है कि जब 1568-69 में ही जो अकबर था उसने जो मेड़ता का राजा था जयमल राठौड़, तो वहाँ पे उसने हमला किया और जो जयमल राठौड़ थे उनसे मेड़ता छीन लिया। तो जो जयमल राठौड़ थे उनकी चचेरी बहन थे मीराबाई, तो वो यहाँ पे चित्तौड़ आके नौकरी करने लगे। और जब अकबर हमला करता है चित्तौड़ पे तो पहले हमारे जो यहाँ पे होता था कि जो राजा और उसकी जो पूरी सेना थी वो एक साथ युद्ध करती थी और उसमें राजा और उसका पूरा परिवार मारा जाता था। लेकिन इस बार इन्होंने अपनी जो स्ट्रेटजी उसको चेंज किया और उन्होंने कहा कि जो राजा है उनको हम इस किले से बाहर भेज देंगे और हम इस किले में रह के युद्ध को लड़ेंगे। लेकिन जो उदय सिंह जी थे उन्होंने मना कर दिया कि जब किला मेरा है तो मैं इसको छोड़ के बाहर क्यों जाऊं और मैं खुद लड़ूंगा। लेकिन उनको समझाया कि अगर हम युद्ध हार भी गए तो अगर राजा बचेगा तो जनता है उसकी उम्मीद बचेगी और आप फिर से सेना को अपनी एकत्र कर सकते हो और फिर से हमला कर सकते हो। कैसे भी समझा के उदय सिंह जी को मेवाड़ के किले से बाहर भेज दिया गया और वो गिरवा की पहाड़ियाँ जो कि उदयपुर में है वो वहाँ पे चले गए। अब इस जो अंदर जो सेना थी उनका जो सेनापति बने थे वो थे जयमल राठौड़। तो अकबर को जब इस बात का पता चला कि उदय सिंह तो मेवाड़ के किले के अंदर नहीं है लेकिन जो इस सेना का जो सेनापति है वो है जयमल राठौड़, तो पूछा गया कि जयमल राठौड़ कौन है। तो बताया गया कि ये मेड़ता का वही राजा है जिसको आपने हराया था और ये अब यहाँ पे आके जो नौकरी कर रहा है। तो अकबर था उसने सोचा कि अगर मैं जो जयमल है मैं उसको अगर कुछ प्रलोभन दूंगा कुछ लालच दूंगा तो अपने आप ही मुझे बिना लड़े ये किला सौंप देगा। तो वो उसको बोलता है कि ये जो गढ़ है ये तो जो किला है ये तुम्हारा तो है नहीं, ये तो है उदय सिंह का। उदय सिंह तो यहाँ से बाहर चला गया तो तू ये क्यों लड़ रहा है बिना बात के, तू मेरे को किला दे दे। तो जो जयमल राठौड़ है उनका जवाब आता है कि गढ़ मारो हूँ धनी असुर फिरे कि मैं जान ऊंचा जे चित्रकूट रही दीदी मोहे दीवान। वो जयमल राठौड़ बोलते हैं कि जो ये गढ़ है अब मेरा है, गढ़ मारो हूँ धनी, अब इसका जो मालिक है वो वे हूँ। और कुंचा जे चित्रकूट रही, चित्रकूट मतलब चित्तौड़ और कुंचा मतलब चाबी, दीदी मोहे दीवान। मैंने आपको बताया था कि जो मेवाड़ के जो राजा थे वो अपने आप को एकलिंग जी का दीवान मानते थे। तो कहा कि जो ये गढ़ है इसका धनी अब मैं हूँ और जो दीवान है उन्होंने चाबी मेरे को दी है, तो मैं अब तुमने ये किला ऐसे नहीं सौंपूंगा, इसका धनी इसका मालिक अब मैं हूँ। तो अकबर को लगा कि ऐसे नहीं मानेगा तो मैं इसको थोड़ा लालच और देता हूँ। और वो बोलता है कि मैं तुम्हें मेड़ता तो तुम्हारा था वो मैं तुम्हें वापस लौटाता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें साथ में नागौर है वो भी दोनों देता हूँ, तो तू नागौर और मेड़ता दोनों का राजा बन जाएगा, लेकिन ये चित्तौड़ का किला है ये तू मुझे दे दे। लेकिन फिर से जो जयमल राठौड़ थे उनका जवाब था कि भूख मेटे न मेड़ तो ना मेटे नागौर, रजवट भूख अनोखड़ी मरिया मिले चित्तौड़। वो बोलते हैं कि तुम मुझे कितना भी लालच दे दे, चाहे नागौर दे दे चाहे चित्तौड़ दे दे, ये जो मेरी भूख है ये एक राजपूत की भूख है और ये
जो इन प्रलोभन जो तू दे रहा है चित्तौड़ के जो नागौर के मेड़ता के, इनसे नहीं बिटेगी, और ये तो अलग ही भूख है, बलिदान की भूख है, ये तो मेरे मरने के बाद ही तेरे को चित्तौड़ मिल सकता है। तो अब अकबर को ये कंफर्म हो गया था कि ये बिना युद्ध के तो ये किला मुझे देगा नहीं, और आखिरकार 1568 ईस्वी को युद्ध होता है। लेकिन उस किले को भेजने के लिए जो अकबर है वो तोपों से उस पर, उसकी जो दीवार है उसको गिराने के लिए तोप के हमले करवाता है दिन में, लेकिन रात में जो जयमल राठौड़ है वो उस जो दीवार है उसको वापस तैयार करवा देते हैं। फिर दूसरे दिन अकबर की फौज गोले मारती है दीवार की, दीवार तोड़ती है थोड़ी बहुत, लेकिन दूसरे दिन वापस तैयार मिलती है। तो फिर जो अकबर था उसको उन्होंने सोचा कि इतना कौन जो फास्ट इंजीनियर है जो एक ही रात में पूरी जो दीवार है उसको तैयार करवा देता है। तो उसको फिर पता चलता है कि जयमल राठौड़ है। तो एक दिन रात को जब जयमल राठौड़ जब दीवार की मरम्मत करवा रहे थे तो अकबर की एक बंदूक थी, उसका नाम था संग्राम, वो उसे निशाना लगाता है और जयमल राठौड़ के पैर में गोली लग जाती है। और कुछ समय बाद में जब युद्ध का समय आता है तो जयमल राठौड़ घायल होते हैं एक ही पैर से। तो वो अपने जो सेना थी और अधिक और जो सेनापति थे उनको ये बोलते हैं कि आज तुम कितने भाग्यशाली हो जो तुम अपनी जमीन के लिए और अपने लोगों के लिए लड़ने जा रहे हो और तुम्हें मरने का अवसर मिलेगा, लेकिन मैं कितना अभागा हूँ जो ना तो लड़ सकता हूँ और ना ही चल सकता हूँ। क्योंकि उनके पैर में गोली लगी थी। तो उनके भतीजे थे, उनका नाम था कल्ला राठौड़ उनके भतीजे थे। तो उन्होंने कहा कि आप मेरे कंधे के ऊपर बैठ जाइए और फिर आप युद्ध कीजिए। तो जैसे ही जयमल राठौड़ उनके कंधे पे बैठते हैं और फिर लड़ाई लड़ते हैं तो दो जयमल के हाथ और दो ही हाथ कल्ला राठौड़ के, तो उनको 4 हाथों वाला देवता कहा गया और कालांतर में उनकी लोक देवता के रूप में पूजा की जाने लगी कल्ला राठौड़। ठीक है, अब पढ़ते हैं हम। उदय सिंह जी गिरवा की पहाड़ियों में चले गए। जयमल तथा पत्ता ने चित्तौड़ का किला संभाला। जयमल थे वो मेड़ता के राजा थे और 1562 ईस्वी में अकबर ने मेड़ता पर अधिकार कर लिया था। 1562 में किया था और 1568 में यहाँ हमला हुआ। पत्ता आमेर का सामंत था। मैंने आपको बताए थे 16 बड़े ठिकाने थे, उनमें से एक ठिकाना था आमेर, उसका जो सामंत था वो था पत्ता सिसोदिया। आमेर मेवाड़ रियासत का प्रथम श्रेणी का ठिकाना था। 1568 ईस्वी में चित्तौड़गढ़ का तीसरा शाखा हुआ। फूल कंवर ने इस नेतृत्व में जौहर का नेतृत्व किया और ये जयमल की बहन और फत्ता की रानी थी। मैंने आपको भी बताया था कि जो जयमल राठौड़ थे उनकी तो बहन थी और जो फत्ता सिसोदिया थे उनकी पत्नी थी, और इन्होंने जौहर का नेतृत्व किया था। और जयमल तथा फत्ता के नेतृत्व में केसरिया किया गया। जयमल ने कल्ला राठौड़ के कंधों पर बैठकर युद्ध किया, अतः कल्ला राठौड़ को 4 हाथों का देवता कहा जाता है। जयमल तथा कल्ला राठौड़ की जो छतरियां हैं वह हनुमान पोल पे बनी हुई है, और जो फत्ता सिसोदिया है उनकी हनुमान पोल और भैरू पोल के बीच में बनी हुई है, और फत्ता सिसोदिया की राम पोल पे छतरियां बनी हुई है। आपसे पूछा जा सकता है कि जयमल राठौड़ व कल्ला राठौड़ की जो छतरियां हैं वो कहाँ बनी हुई है, तो वह हनुमान पोल व भैरू पोल के बीच में बनी हुई है, और पत्ता सिसोदिया की जो छतरी है वो राम पोल पे बनी हुई है। और अकबर चित्तौड़ के किले पर अधिकार कर लेता है, और अकबर को इस युद्ध में बहुत अत्यधिक नुकसान हुआ। तो वह इस हार से बौखलाहट जो इस नुकसान हुआ था वो जो उसका नुकसान हुआ, इस नुकसान में वो इतना बौखला गया, इतना गुस्सा हुआ कि उसने जो चित्तौड़ की 30,000 की जो आम जनता थी उसका कत्लेआम करवा दिया था। तो हम जो इतिहास में पढ़ते हैं कि अकबर महान था, तो वो एकदम इस जो अपन लाइन पढ़ रहे हैं कि अकबर ने चित्तौड़ में 30,000 लोगों का, जो निर्दोष लोग थे, जो सेना में नहीं थे, जो वहाँ की आम पब्लिक थी, उनको जो कत्लेआम करवाया था। तो ये कहना बहुत ही गलत बात है कि जो अकबर था वो एक महान व्यक्ति था। और इस जीत के बाद अकबर ने यहाँ पे एक सिक्का चलाया था, उसका नाम था एलची। इस जीत के बाद अकबर ने यहाँ एलची नामक सिक्का चलाया था, और जो अकबर था वो जयमल राठौड़ और फत्ता सिसोदिया की जो वीरता थी उससे बहुत ही जो प्रभावित हुआ, और उसने इन दोनों की मूर्तियां हैं वो आगरा के फोर्ट में लगाई थी। और इस कालांतर में जो मुगल बादशाह बनता है औरंगजेब, वो इन मूर्तियों को तोड़वा देता है। अगर औरंगजेब ने ये मूर्तियां तोड़वा दी थी तो हमें इन मूर्तियों की जानकारी कहाँ से मिलती है, तो इस मूर्तियों की जानकारी मिलती है, एक पुस्तक है ट्रेवलर इन द मुगल एम्पायर, जिनके लेखक होते हैं फ्रांसीसी यात्री बर्नियर। वो इन मूर्तियों का अपनी पुस्तक में वर्णन करते हैं। ठीक है, अकबर जयमल तथा फत्ता की वीरता से प्रभावित हुआ तथा उसने इन दोनों की मूर्तियां आगरा के किले में लगवाई। फ्रांसीसी यात्री बर्नियर ने इन मूर्तियों की जानकारी दी अपनी पुस्तक ट्रेवलर इन द मुगल एम्पायर। ठीक है, और बर्नियर की एक जो पुस्तक है अभी बताई थी, ट्रेवलर इन द मुगल एम्पायर। और बीकानेर की जूनागढ़ किले में इन दोनों की मूर्तियां लगी हुई है। अगर आज भी हम इन मूर्तियों को देखना चाहें, बीकानेर का जो जूनागढ़ का किला है उस पर इनकी मूर्तियां लगी हुई है सूरज पोल के ऊपर। और होली के दिन उदय सिंह जी की मृत्यु हो जाती है गोगुंदा में।
28 फरवरी 1572 ईस्वी को गोगुंदा में होली के दिन उदय सिंह जी की मृत्यु हो गई और उदय सिंह जी की छतरी है गोगुंदा। ठीक है, और यहाँ पे समाप्त होते हैं उदय सिंह जी। बाकी क्लास में पढ़ेंगे कल।